हम लोग जो है केमिस्ट्री में मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ रहे हैं, उसको हिंदी में धातु और अधातु के पिछले दो क्लास में हमने बहुत सारे बातों को डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे खनिज के बारे में, अयस्क के बारे में, खनिज और अयस्क में डिफरेंस क्या होता है, इसी सब के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का शुरू करते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड क्या है। सबसे पहले कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड समुद्री जल में पाए जाते हैं। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन यह, क्योंकि यह आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि समुद्री जल में कौन चीज पाए जाते हैं। सोडियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड समुद्री जल में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है इसको VVI हम लिख दिए हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आएगा ही क्वेश्चन यह 100%। उसके बाद है कि भू प्रपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को क्या कहते हैं। तो हम जानते हैं कि चूंकि भू प्रपट्टी में जो तत्व एलिमेंट्स जो पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। मिनरल्स कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। तो हम लोग इतना तक समझे कि भू प्रपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि खनिज किसे कहते हैं, व्हाट इज मिनरल्स। तो खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ है, खनिज जो खान से खोद कर निकाले जाते। कहने का सेंस क्या है, खनन के बाद जो हमें प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। पृथ्वी की सतह में विद्यमान हर धातु युक्त ठोस को खनिज कहते हैं। इसका दो परिभाषा लिख सकते हैं कि एक लिख सकते हैं खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ है खान से खोद कर निकाले जाते हैं। दूसरा लिख सकते हैं कि पृथ्वी की सतह में विद्यमान हर धातु युक्त ठोस को खनिज कहते हैं। इतना बात आ गया समझ में, बोलिए यस और नो, जल्दी बताइए। चलिए अब जो है कुछ उपयोगी खनिज पदार्थों के नाम है, जैसे लोहा, अभ्रक, कोयला, बॉक्साइट, नमक, चूना पत्थर, जस्ता और चूना पत्थर। तो ये सभी क्या हैं, मिनरल्स हैं। मिनरल्स और अयस्क, खनिज और अयस्क में डिफरेंस क्या है उसको भी समझिए। देखो यहां पे लिखा गया है एक लाइन, अब अयस्क को समझते हैं। वे खनिज जिनसे धातुएं आसानी से कम खर्च में प्राप्त की जा सके वह अयस्क कहलाती है। कहने का सेंस क्या है कि देखो खनिज, अगर खनिज की परिभाषा को हम देखेंगे कि खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ है जो खान से खोद कर निकाला जाता है। मान लीजिए, देखिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर यहाँ पर हम समझेंगे, एक एग्जाम्पल से इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ है, मान लीजिए इस खनिज भूप्रपट्टी पर जो खनिज पाया जाता है या भूप्रपट्टी है, खनन के द्वारा जो है जो हमें खनिज प्राप्त हुआ उसके उत्पादन में मान लीजिए कि 40,000 रुपया खर्च हुआ। कितना खर्च हुआ, 40,000 रुपया खर्च हुआ। और जब यह उत्पादन जब
उत्पादन मतलब इसको खनन करके जो हम इसको निकाले तो उस पर हमें कॉस्ट कितना लगा, 40,000 लगा, 40,000 लगा। अब उस मार्केट में अगर उसको हम बेच देते हैं, अगर उसको हम सेल करते हैं मार्केट में, उसको अगर बेचते हैं तो मान लीजिए हमको प्राप्त हुआ 35,000 रुपया। तो क्या होता है, इसमें 5,000 का लॉस हो रहा है। और अयस्क इसको बोलते हैं खनिज। और अयस्क में क्या है, खनिज और अयस्क में समझो डिफरेंस कि देखो खनिज भी, खनिज तो खनिज है ही, अयस्क भी खनिज है। और यह इसके उत्पादन, यहां इसके उत्पादन में मान लीजिए देखो, चूंकि यह कम खर्च में, इसका एक परिभाषा ही है, इसका सिंपल अर्थ है, सिंपल मीनिंग है, इसके जो प्रोडक्शन में माने इसके खनन में हमको कम खर्च लगता है, कम खर्च लगता है। जैसे मान लीजिए कि उत्पादन में हमको लगा 30,000 रुपया, मजदूरी भी कम लगा, खर्च भी कम लगा, मेहनत भी कम लगा इसके उत्पादन में। और हम जब इसको मार्केट में लेकर आए और जब इसको हमको पूंजी के लाभ के रूप में हमको प्राप्त हुआ 50,000 रुपया, तो इसी को हम कहते हैं अयस्क। कहने का सेंस क्या है, अब यहां समझिए। अब यहां अगर ठीक से देखिएगा, क्या कह रहा है कि वे खनिज जिनसे धातुएं, कोई भी धातु आसानी से, इजी वे में तथा कम खर्च में, मतलब कि मिनिमम कॉस्ट में, मिनिमम एक्सपेंडिचर में है, मिनिमम एक्सपेंडिचर में प्राप्त, उसे हम क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। एक यहां पर चीज समझिए, एक लाइन यहां पर दिया गया है, सबसे नीचे लाइन जो लिखा गया है उसको समझिए कि सभी अयस्क खनिज है, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं है। अगर इसको हम समझेंगे, देखो है खनिज। अब यहां समझो कि जितने भी अयस्क है वो तो खनिज हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं है। अगर इसको हम इस टाइप से बनाएंगे तो वो ईवी बनेगा। आप रीजनिंग जब पढ़ने जाइएगा तो वो सिलोगिज्म का सवाल है, और इसी से पूछेगा कि सभी पेड़ फूल है, कुछ फूल पेड़ है, कुछ पौधे फूल है। इस टाइप से क्वेश्चन रीजनिंग में आता है, और आपको कहेगा कि इनमें से आपको बताइए कि कथन दे देगा और निष्कर्ष कहेगा कि कथन क्या कह रहा है, कारण क्या कह रहा है। इस टाइप से रीजनिंग का क्वेश्चन आता है। तो यहां पे समझो कि सभी अयस्क खनिज है, सभी अयस्क खनिज है, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं। इसको समझ गए, बोलिए। अब है ऑक्साइड, सॉरी अयस्क जो है कई प्रकार के होते हैं। जो अयस्क है वो इसके विभिन्न टाइप्स होते हैं। एक है ऑक्साइड अयस्क, दूसरा है सल्फाइड अयस्क, और तीसरा है कार्बोनेट अयस्क, और चौथा है हैलाइड अयस्क। हैलाइड अयस्क, उस चारों को हम एक एक करके देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि यह क्या कह रहा है। सबसे पहले हम जानेंगे कि ऑक्साइड क्या है, ऑक्साइड अयस्क क्या है। देखो ऑक्साइड अयस्क वैसा अयस्क जिसमें धातु के साथ
अशुद्धि के रूप में ऑक्सीजन उपस्थित रहता है। देखो एक चीज हम आपको बताना भूल गए हैं। जब खनन के द्वारा हमको खनिज प्राप्त होता है, वह अशुद्ध रूप में हमको शुद्ध करके हम उसको शुद्ध करके उसके उपयोग में लाते हैं। उस अयस्क को या उस खनिज को हम उपयोग करने के लिए अशुद्धि को दूर हटाते हैं। उसमें से जितने भी अशुद्धियां होती है उसको हम क्या कहते हैं, दूर हटाते हैं, मतलब उसको हटाते हैं और तब उस अयस्क या खनिज का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो यहां पे कह रहा है वैसा अयस्क जिसमें धातु के साथ ऑक्साइड के रूप में, सॉरी अशुद्धि के रूप में ऑक्सीजन उपस्थित रहते हैं, उसे हम ऑक्साइड अयस्क कहते हैं। जैसे कोरंडम, कोरंडम में Al2 है और O3 क्या है, O3 जो है अशुद्धि के रूप में ऑक्सीजन जो है रहता है, उसको हम शुद्ध करते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, मतलब कि इस अयस्क में कोरंडम में जो है Al2O3 में ऑक्सीजन के रूप में अशुद्धि रहता है, उसको हम क्या करते हैं, बाहर करते हैं। उसके बाद हेमेटाइट है, यहां पर देखो Fe के साथ O3 जुड़ा हुआ है, मतलब ऑक्सीजन ऑक्साइड जुड़ा हुआ है। तो इस ऑक्साइड को हम क्या करते हैं, अलग करते हैं। ऑक्सीजन जो उपस्थित रहता है उस ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं, उपस्थित रहता है उसको हम क्या करते हैं, अलग करते हैं। उसके बाद मैग्नेटाइट है, इसका है Fe3O4, इसमें भी O4 के रूप में ऑक्सीजन उपस्थित है, इसको भी हम ऑक्सीजन के रूप में अशुद्धि है उसको अलग करते हैं। फिर क्यूपराइट है, या देखो Cu2 के साथ जुड़ा हुआ है O, इसको भी हम अशुद्धि के रूप में, ऑक्सीजन उपस्थित है, इसको भी हम बाहर करते हैं और उसे ही हम ऑक्साइड अयस्क कहते हैं। ऑक्साइड अयस्क समझ गए, वैसा अयस्क जिसमें धातु के साथ अशुद्धि के रूप में ऑक्सीजन उपस्थित रहे, उसे हम ऑक्साइड अयस्क कहते हैं। अब है सल्फाइड अयस्क। देखो नाम से ही पता चल रहा है, ऑक्साइड मतलब कि ऑक्सीजन उपस्थित रहे, सल्फाइड मतलब सल्फर उपस्थित रहे, कार्बोनेट मतलब कार्बन उपस्थित रहे, और हैलाइन मतलब अशुद्धि के रूप में हैलोजन उपस्थित रहे। जब हम सल्फाइड अयस्क को देखेंगे, इसमें जो अशुद्धि के रूप में जो रहता है वह सल्फर उपस्थित रहता है। जैसे आयरन सल्फाइड, आयरन के साथ Fe के साथ S जुड़ा हुआ है, इस अशुद्धि के रूप में सल्फर, हम इसको अयस्क को क्या, इसमें क्या करते हैं, अशुद्धि को क्या करते हैं, सल्फर को क्या करते हैं, बाहर करते हैं। कॉपर पाइराइट है, इसमें भी H2 है। कॉपर ग्लास पर है, कॉपर ग्लास को अगर हम देखेंगे तो Cu2S है, तो इसमें भी सल्फर उपस्थित है अशुद्धि के रूप में, तो इसको भी हम बाहर करते हैं। उसके बाद सिनेवार है, सिनेवार का देखो Hg के साथ जो है एस सल्फर है, उसको हम बाहर करते हैं। फिर जिंक ब्लेड है, जिंक के साथ सल्फर है, उसको हम बाहर करते हैं, अशुद्धि के रूप में बाहर करते हैं। तो सल्फाइड अयस्क उसको कहते हैं वैसा अयस्क जिसमें धातु के साथ अशुद्धि के रूप में सल्फर उपस्थित रहे, उसे हम सल्फाइड अयस्क कहते हैं। बोलिए समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो यस और नो में जवाब दीजिए। यस सर। अब देखो है कार्बोनेट अयस्क। इसमें क्या है, नाम से बोले हैं कि नाम से पता चल रहा है कार्बोनेट, इसका मतलब है कि इसमें अशुद्धि के रूप में कार्बन उपस्थित है। देखिए यहां पे
अशुद्धि के रूप में कार्बन उपस्थित है तो उसे हम कार्बोनेट अयस्क कहेंगे। यहां पे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसमें जो है कार्बन उपस्थित है, सी उपस्थित है। मैग्नीज कार्बोनेट, इसमें भी सी है, इसको हम बाहर करेंगे, इसको बाहर करेंगे। इसमें भी कैलेमाइनर, कैलेमाइनर का भी तो कोई सब चीज का इसका रासायनिक नाम इसका इस सब का याद कर लीजिएगा। अब है हैलाइड अयस्क, वैसा अयस्क जिसमें धातु के साथ अशुद्धि के रूप में हैलोजन। देखो हैलोजन को समझने के लिए समझ लीजिए, हैलोजन एक तरह से जुड़वा बहन है, उसको हम बोलते हैं क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। यह सभी जो है जुड़वा के रूप में है, इसी को हम हैलोजिन बोलते हैं। हैलोजिन में कौन कौन होता है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एवं आयोडीन। याद कर लीजिए, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन अगर उपस्थित रहे तो उसे हम हैलाइड अयस्क कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? हैलाइड अयस्क कहते हैं। क्लोरीन एवं आयोडीन। इतना बात आ गया समझ में? देखिए यहाँ पे रॉक साल्ट है, अगर हम इसको देखेंगे ठीक से, देखिए नीचे सबसे है रॉक साल्ट। रॉक साल्ट को बोलते हैं NaCl। इसमें कार्बन को इसमें अशुद्धि के रूप में क्लोरीन उपस्थित है। फिर है फ्लोस्फार, इसमें फ्लोरीन उपस्थित है। तो यहाँ पे हम इस चीज को अशुद्धि को क्या करते हैं? हम बाहर करते हैं। बोलिए अयस्क के जितने भी प्रकार थे आपको समझ में आया? अगर समझ में आया तो एक बार बोलिए यस और नो, जल्दी। यस सर। आगे पढ़िए। अब है धातु कर्म। धातु कर्म को हम क्या बोलते हैं, जरा बताइए। कुछ आइडिया? एनी आइडिया? आप लोग पढ़ चुके हैं। देखिए मेन रूप से धातु कर्म हम उसको कहते हैं जिसमें अयस्कों का सांद्रण होता है। अयस्कों का क्या होता है? सांद्रण होता है। अरे बीच में बोलते रहिएगा ना तो लगता है कि हम सत्यनारायण भगवान की कहानी कह रहे हैं। इसलिए जो है यह क्लास लाइव क्लास है एक तरह से, तो बोलते रहिएगा ना तो लगता है कि हम किसको पढ़ा रहे हैं हमको पता नहीं चलता है, इसलिए बोलते रहिएगा। धातु कर्म जो है मतलब कि अयस्कों का सांद्रण। अब किसे कहते हैं धातु कर्म, किसे कहते हैं अयस्कों का सांद्रण? चलिए उसको हम देखते हैं। अयस्कों से धातुओं को बाहर निकालने के जो अयस्क होता है, हम बताए थे कि खनिज और अयस्क में। अच्छा चलिए बताइए तो खनिज और अयस्क में डिफरेंस क्या है, बताइए तो। माया बताओ तो। खनिज पृथ्वी के परत पे मतलब उपस्थित धातु युक्त को मतलब ठोस पदार्थ को खनिज कहते हैं। और अयस्क मतलब खनिज में धातु प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है, उसको अयस्क कहते हैं। अयस्क कम खर्चा में आसानी से प्राप्त हो जाता है। बिल्कुल सही, ठीक है। तो अयस्कों जो है, अयस्क जो है, अयस्कों धातुओं को बाहर निकालने के पूरे प्रक्रम को एक तरह से समझिए कि जो धातुओं से जो अयस्क होता है उसको धातुओं को बाहर निकालने के पूरे प्रक्रम को ही हम धातु कर्म कहते हैं, अयस्कों का सांद्रण कहते हैं। और अयस्कों के सांद्रण के सिद्धांत जो है वह निम्नलिखित है, जो नीचे दिया गया है। ये कह रहा है कि जो अधिक क्रियाशील धातु होते हैं उसको हम वैद्युत अपघटन विधि द्वारा निकालते हैं। देखो जो अधिक क्रिया, हम पढ़े थे कि कौन एक्टिव मोड में अधिक क्रियाशील धातु होता है, कौन कम क्रियाशील धातु होता है, कौन बिचबिचहा होता है, जो मिडिल में होता है। तो आपको यह सब चीज पता होना चाहिए।
बताइए तो, बोलो। क्या? कि कौन सा धातु जो होता है अधिक क्रियाशील धातु होता है? एक दो एग्जाम्पल बताओ ना। पोटेशियम, पोटेशियम, क्या सोडियम, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम। जिंक। जो होता है अधिक क्रियाशील है, तो अधिक जो क्रियाशील धातु होता है उसको हमको सांद्रण करने के लिए, देखिए सांद्रण में क्या होता है, अलग करना, अलगाव मतलब उसको अशुद्धि को बाहर निकालना। तो इसको हम वैद्युत अपघटन विधि द्वारा निकालते हैं। और जो बीच की धातु होती है न तो अधिक क्रियाशील है और न ही कम क्रियाशील है, बेचारा बेचारा मिडिल में है, बिचुचहा है, उससे हम भर्जन और निस्तापन विधि के द्वारा हम उसको सांद्रण करते हैं। अब यहां पे आपके माइंड में एक चीज आ रहा होगा कि सॉरी भर्जन और निस्तापन क्या है, कि वैद्युत अपघटन आपके मन में चल रहा होगा। बोलिए, यह सब चीज आपके मन में चल, बोलो। हमको पता नहीं। हाँ, भर्जन किसको कहते? तो बताओ भर्जन किसे कहते हैं? सल्फाइड आयस्क को वायु में पर्याप्त आपूर्ति तीव्र गर्म करने से धातु मतलब धातु ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। और निस्तापन, चलिए अच्छा जानकारी है तो अच्छा है कि बीच की धातु जो न तो अधिक क्रियाशील है और न ही कम क्रियाशील है, उसे हम भर्जन और निस्तापन विधि के द्वारा अलग करते हैं। उस धातु को हम गर्म करके बाहर कर निकालते हैं, सांद्रण करते हैं उसको। जो कम क्रियाशील धातु है उसको हम गर्म करके उसको सांद्रण कर लेते हैं। तो धातु कर्म मेन रूप से यही है, अयस्कों के सांद्रण को, अयस्क को जो सांद्रण होता है उसी को हम क्या कहते हैं, धातु कर्म कहते धातु हैं। का कर्म। अब आता है कि गैंग क्या है। अब आपके मन में गैंग की बात अब आई है तो आपके मन में सोचते होइएगा कि गैंग मतलब वो गैंग जो मारपीट जब नहीं होता है दो व्यक्ति के बीच में, तो बिना नहीं। गैंग लेके पहुंचता है, तो कहता है कि चल चल फरिया ले, हम अपन गैंग लेके आ रहा छिए। तो वो गैंग यहाँ नहीं है। यह गैंग क्या है, होती है जो अयस्क में जो छोटी अशुद्धियाँ मिलती है। छोटी छोटी अशुद्धियां मिली होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। अयस्कों में जो छोटी छोटी अशुद्धियां मिली होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, गैंग गैंग कहते हैं। कहते हैं। देखिए वही कह रहा है कि अयस्कों का सांद्रण क्या है, तो यह समझ लो यही यहां पर दिया गया है। हम बताए भी हैं आपको कि अयस्कों को साफ सुथरा करने के पूरे प्रक्रम को ही अयस्कों का सांद्रण कहते हैं। साफ सुथरा करना मतलब शुद्ध करना, शुद्ध करेंगे तब ना हम उसका यूज करेंगे। जैसे सोना को हम निकालते हैं, सोना अयस्क है कि खनिज है, जल्दी बताओ तो तना, जल्दी। हाँ, देखो सोना अयस्क भी है और खनिज भी है। बताया ना कि सभी अयस्क खनिज हैं, ले- लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं है। क्योंकि सोना को करते हैं तो आसानी से प्राप्त हो जाता है, और जब उसको हम प्राप्त करते हैं करके जब अयस्कों को लाते हैं तो उससे हमको ज्यादा प्रॉफिट होता है कि नहीं। हाँ, तो इसीलिए जो है सोना क्या है, अयस्क और क्या है, अयस्क और खनिज दोनों हैं। अब है अयस्कों का सांद्रण क्यों किया जाता है भाई, कहेंगे। साफ
करने के लिए अयस्कों का सांद्रण करे, तालमेल झाल झमेल लिखे। आप इतना तालमेल देख रहे हैं, आवाज का कुछ इशू है? मेरी तरफ से क्या रुक रुक कर आ रहा है? अच्छा, 5-7 दिन और इसका प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। 10-11 तक चलाएगा मेरा नया लैपटॉप। देखो अयस्क में उपस्थित जो, देखो सीधा अगर हम कोई हमसे पूछे या एग्जाम में पूछ दे कि अयस्कों का सांद्रण क्यों किया जाता है, तो आप सीधा कहेंगे अशुद्ध अयस्क में जो अशुद्धि होता है, उपस्थित जो अशुद्धियां होता है, उसी को दूर करने के लिए अयस्कों का हम सांद्रण करते हैं। और अयस्कों का सांद्रण हम बहुत प्रकार से करते हैं, इसका बहुत विधि है। एक विधि है हाथ से चुनकर जो वैसा अशुद्धि जो आकार से बड़े होते हैं, उसके लिए यह विधि का हम प्रयोग करते हैं। जैसे आपकी मम्मी, चाहे आप लोग भी घर में देखते होइएगा, चावल से कंकर को अलग करना। जब खाना बनाते हैं, मम्मी जब खाना बनाने के लिए चावल तैयार करती है, तो चावल को क्या करती है, उसमें से जो कंकर होता है उसको अलग कर लेती है। क्यों? क्योंकि उसका आकार बड़ा होता है। क्योंकि अगर उसको अगर ऐसे ही बना देंगे तो वो कंकरवा हमारे दांत पर आएगा और दांतवा के क्या कर देगा, तोड़ देगा। इसलिए जो है उसको जो है हम क्या करते हैं, उसमें से चावल से कंकर को क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? तो क्या करते हैं, हाथ से चुनकर उसके हम चावल से कंकर को अलग कर देते हैं। इतना बात आया समझ में कि हाथ से चुनकर किसको हम निकालेंगे? एक एग्जांपल से समझिए उसको। अब है चलनी से चाल कर, बहुत छोटी छोटी जो अशुद्धि होती है जिससे हाथ से चुनना संभव नहीं है, उसे हम चलनी से चाल कर अशुद्धि को अलग कर लेते हैं। जैसे आप ही लोग बताइए कि चलनी से चाल कर किसको अलग करते हैं? आटा को सबसे अच्छा एग्जांपल है कि आटा को हम लोग क्या करते हैं कि देख, आटा में भी अशुद्धि होता है, तो उसको हम चलनी से चाल लेते हैं, तो उससे एकदम महीन महीन निकलता है, महीन निकलता है अशुद्धि। वह चलनी के ऊपर रुक जाता है और आटा जो होता है वह नीचे गिर जाता है। तो इससे उसको हम क्या कहते हैं, चलनी से चाल कर। उसके बाद ओसाई के द्वारा। इस विधि में अयस्क भारी और अशुद्धि हल्का होता है। जो अयस्क होता है वह भारी होता है और अशुद्धि हल्का होता है, जिससे भारी अयस्क वहीं पर रह जाता है और हल्का अशुद्धि हवा में उड़ जाता है। देखो यह समझने, यह तो हम अयस्क की बात करते हैं। देखो यहाँ पे अयस्क की बात हो रहा है, यहाँ से चावल से कंकर अलग करना हम एग्जाम्पल बताए हैं। हम आटा का रहा एग्जाम्पल, यह खनिज थोड़े ना है, लेकिन हम एक एग्जाम्पल के तहत उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ओसाई के द्वारा आप देखते होइएगा, धान का ओसाई होता है या विभिन्न प्रकार के जो पेड़ पौधे जो अनाज होता है उसके, ये देखो यह दादी माँ जो है, कि दादी माँ है कि चाची माँ है, ठीक से देखना होगा, चाची माँ है। तो चाची माँ जो है, यह देखिए यह सूप है, टोकरी है, टोकरी चलनी कथी ना, टोकरी में से जो है मान लो कि धान रखे हुए है, तो धान को जो हवा का झोंका, हवा का जो जिस साइड में जाता है, मान लीजिए हवा का डायरेक्शन अगर इधर से इधर जा रहा है, तो यह जो लेडीज होगी या यह आदमी जो यहां से करेगा, यह अपना चलनी को ऐसे रखेगा कि इस टाइप में रखेगा कि हवा से जो इसका अशुद्धि जो है यह उधर भाग जाए और इसका जो मोटा जो अयस्क है, भारी जो अयस्क है, वह नीचे गिर कर आ जाए।
माने जहां पर आपको गिराना मतलब जहां पर उसको रखना है वहां पर उसका क्या है, आ जाता आ है। जाए। तो उसको उसाई के द्वारा भी हम अयस्कों का सांद्रण करते हैं। आ रहा है समझ में? यस सर। बोलिए। अब आगे देखो, ये गुरुत्व पृथक्करण विधि या द्रव चलित विधि। इस विधि में अयस्क भारी और अशुद्धि हल्के होते हैं। इस विधि में भी अयस्क भारी होते हैं और अशुद्धि हल्का होता है। इसमें क्या करते हैं, जो अयस्क होता है उसको महीन चूर्ण कर लेते हैं। मान लीजिए एक लोहा अयस्क है और लोहा अयस्क है, उसको महीन चूर्ण कर लेते हैं। फिर दाब स्थान देखो, देखो मान लीजिए यहां से है, यहां से जो है आपको जो है यहाँ जो है, यहाँ जो देख रहे हैं यहाँ, इसका यहाँ पे अयस्क का महीन चूर्ण रखा और यहां से इसको प्रेशर दिया। देखो यहाँ पानी के धारा, देखो यहाँ पे ठीक से समझो, यह है टोकरी है, टोकरी में टब है पानी का, इसमें पानी भरा हुआ है और यहाँ पे ऊपर देखो पानी, देखो समझो यहाँ से, इसमें जो अयस्क का महीन चूर्ण दिया, इसके थ्रू अयस्क का महीन चूर्ण दिया, ऐसे ही यहां से आया और यहां से इसको पानी की धारा देंगे और इस टाइप से यह बना होता है। देखो इस टाइप से यह बना होता है। बात समझ रहे हैं? तो जो अधिक जो घनत्व वाला जो अयस्क के कण होता है, तो कहने का सेंस है कि जो वो भारी जो अयस्क होता है वह प्रेशर के कारण जो है, इस पर देखो यह जो है यह आपको देख रहे हैं, यह वाइब्रेट करता रहता है। वाइब्रेट मींस कंपन। कंपन होता रहता है। जो यह पानी जो है, जो यह पानी है, अशुद्धि जो होता है, जो हल्का होता है, वह इसमें चलाएगा और इसके नीचे बैठ जाएगा और पानी ठीक इसके ऊपर आ जाएगा। और जो भी हमारा अयस्क जो है, जो लोहा का अयस्क मान लो, यह यहां जम जाएगा। कहां जम जाएगा? यहां जम जाएगा, यहां जम जाएगा, यहां जम जाएगा। अयस्क के रूप में यहां तुमको अयस्क आपको मिल जाएगा और इसी को हम लोग बोलते हैं गुरुत्व पृथक्करण विधि या द्रव चलित विधि। बोलिए, अब बात समझ में आया? बोलिए। यस सर। तो इसमें क्या करा है कि देखो, कह रहा है कि अयस्क का महीन चूर्ण करके दाब स्थान पर रखा जाता है, उसके बाद उस पर से जल का प्रवाह कराया जाता है। देखो यहाँ पर रखा है दाब और यहीं से जल का प्रवाह करा रहा है और बताया ना कि इसी प्रकार से अयस्क और अशुद्धियां अलग अलग हो जाता है। देखो यहाँ पर अशुद्धियां आ जाता है और यह जो है अयस्क के रूप में हमको यहाँ जहां जहां जो बताया है इस टाइप से जो होता है, यहाँ यहाँ सब अयस्क प्राप्त हो, वहां पर वह जाकर ठीक से बैठ जाता है। अब है चुंबकीय पृथक्करण विधि। क्या है? चुंबकीय पृथक्करण विधि। यह क्या है? देखो इस विधि में भी क्या है, वही चीज करते हैं। अयस्क का महीन चूर करके अयस्क को हॉपर में रख देते हैं। जब मोटर की सहायता से बेल्ट घूमता है, आगे गिरता है और चुंबकीय गुण वाला पदार्थ पीछे गिरता है और इस प्रकार से अयस्क और अशुद्धि को अलग कर लिया जाता है। अब इसको हम बताते हैं, इसको समझिए। देखो सबसे पहले जो अयस्क का जो महीन चूर्ण होता है उसको हम इसमें डालते हैं, समझ रहे हैं? और इसके थ्रू जो है, देखो ये जो देख रहे हैं आप चक्का, यह चुंबक है। क्या है? चुंबक। चुंबक के थ्रू इसमें बेल्ट लगा हुआ है। जो अयस्क का जो महीन चूर्ण है, हॉपर में रख के इस बेल्ट पर गिराते हैं, या इसमें बेल्ट लगा हुआ है और इस बेल्ट पर जब गिराते हैं और जो बेल्टवा जो है घूमता है इस डायरेक्शन में, देखो इस डायरेक्शन में वो घूमता है, तो जो ही यह चुंबक से चुंबक से जाके वो सटेगा, तो जो चुंबकीय गुण वाला जो पदार्थ है उससे वह क्या होगा, वह आगे गिरेगा कि नहीं गिरेगा? जो भी यह चुंबकीय गुण वाला पदार्थ है इस चुंबक में सटेगा और यहां पर गिर जाएगा।
और जो अशुद्धियां होती है, जो अशुद्धियां होगा जैसे टकराएगा बेचारा, इसमें आके गिर जाए, तो इसी को हम कहते हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि। बोलिए, समझ में आया? यस सर। चुंबकीय पृथक्करण विधि को समझ गए। अब है फेन प्लवन विधि। देखो इस विधि में भी वही चीज करेंगे, अयस्क का महीन चुन करके पात्र में डाल देंगे, जैसे कि भारी तेल है तारपीन का, और मिश्रित जल में जब वायु का झोंका प्रवाहित कराया जाता है तो अयस्क जो है हल्का होने के कारण फेन के साथ ऊपर चला जाता है और अशुद्धियां नीचे तली में बैठ जाती है। यह विधि सल्फाइड अयस्क के लिए प्रयोग में लाई जाती है। अब देखो एक चीज हम आपको पूछते हैं, फेन प्लवन विधि, फेन देखे हुए हैं? यस सर। अच्छा एक चीज बताइए, फेन जो है और साबुन जो लगाते हैं, तो साबुन लगाते हैं तो फेन उत्पन्न होता है, यही ना हो रहा है, फेन उत्पन्न होता है। तो जो मीठा जल होता है उसमें फेन ज्यादा होता है कि जो क्षारीय जल होता है उसमें मीठा, उसमें फेन ज्यादा होता है? यही पढ़ाई फिर है। से बोलिएगा, क्या बोले हैं? जो मीठा कौन से जल में साबुन को हम लगाएंगे, तो हम कहने का सेंस है सबसे ज्यादा। आवाज थोड़ा रुक रुक के जा रहा है, इसलिए आप समझ लीजिए फिर से कि फेन जो है किस जल में सबसे ज्यादा निकलेगा। चलिए हमको बाद में बताइएगा। देखो इस विधि को समझो, यह वायु का झोंका, सबसे पहले एक टब है, इसमें जो है जल तथा चीड़ का तेल है। जल जो है चीड़ का क्या है, तेल है। थ्रू हम हवा देते हैं, जब वायु का झोंका प्रवाहित कराया जाता है, यहां से वायु का झोंका जब प्रवाहित कराया जाता है तो अयस्क हल्का होने के कारण, देखो इसमें जो अयस्क जो हल्का होता है उसके कारण जो है वह क्या हो जाता है, ऊपर जो यह देख रहा है, यह देख रहा है शुद्ध जो अयस्क, यह क्या होता है, यह झाग है, यह झाग उत्पन्न करता है, और अशुद्धियां जो है यह तली में आकर क्या हो जाता है, होता है वह तली में आकर बैठ जाता है, और इसी को हम कहते हैं फेन प्लवन विधि। बात समझ में आ गया? यस सर। अब है जलानिक पृथक्करण विधि। यह क्या है, एक ऐसी विधि है जिसमें हम ऐसे अयस्क का सांद्रण करते हैं जहां अयस्क और अशुद्धि को गलनांक अलग अलग होते हैं, जहां अयस्क और अशुद्धि के गलनांक अलग अलग होते हैं। और इस विधि में हम क्या करते हैं, और इस विधि में हम अयस्क के कण को पीसकर उसे गर्म करते हैं, और गर्म करने से अयस्क का कण द्रव अवस्था में चला जाता है, और जबकि अशुद्धियां ठोस अवस्था में रह जाती है। उसके बाद हम इसे ढालनुमा तल के सहारे अयस्क के द्रवित कण अशुद्धियां से अलग कर लिए जाते हैं। अब यहां पर एक चीज हम आपको समझाना चाहते हैं, हम यहीं पे लिखते हैं कि देखो मान लो यह अयस्क है, तो अयस्क है तो उसमें क्या है, अशुद्धि भी है कि नहीं है? बोलिए। यहां पे 250 डिग्री टेम्परेचर दिए और यह 400 डिग्री टेम्परेचर पर यह अलग होगा। देखो अब एक चीज हमको बताओ कि जब हम अयस्क का जो सांद्रण 250 डिग्री टेम्परेचर पर, 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वह क्या हो लगेगा, अयस्क जो है पिघलने लगेगा। अयस्क क्या हो जाएगा, पिघलने लगेगा। लेकिन उसमें के जो अशुद्ध पदार्थ है उसके लिए चाहिए हमको 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो हम मान लीजिए हम जो है अयस्क के नीचे हम 250 डिग्री को टेम्परेचर पर गर्म किए, 250 डिग्री से
अयस्क पिघलना शुरू हो जाएगा और अयस्क पिघल करके कहां आ जाएगा, एक तली में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और इसकी जो अशुद्धियां हैं, सुनो, इसकी जो अशुद्धियां हैं उसको हम टेम्परेचर चाहिए 400 डिग्री सेल्सियस, जो कि उसको मिल नहीं रहा है, बेचारा अशुद्धि ऊपर जस का तस रह जाएगा और हमारा अयस्क कहां आ जाएगा, बोलो नीचे आ जाएगा। पृथक्करण विधि, जिसको गलनांक तलनांक के सहारे जो क्या करते हैं, अलग करते हैं। अब है निच्छालन विधि। कौन विधि, रंग बिरंग का नाम, सब जानते हैं, अरे पढ़े थे ये सब, हाँ पढ़े थे। निच्छालन विधि क्या है, वैसे अयस्क के लिए बनाया जाता है अलग हो, अर्थात एक जल में विलय हो और दूसरा अविलय हो, जिसमें जल में विलय धातु के कण जल में घुल जाते हैं और अशुद्धि जल में नहीं घुलते हैं, फिर बाद में उसे जल को छानकर गर्म करने से अयस्क प्राप्त होता है। अब देखो, एक इसके लिए हम एक एग्जांपल के थ्रू आपको हम बताने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम लोग बोर्ड ले लेते हैं। देखो, मान लो यह बीकर है, क्या है, इस बीकर में क्या भरा हुआ है, और इस बीकर में नमक और बालू का मिश्रण है। क्या है, नमक और बालू का क्या है, मिश्रण है। अब हमको एक चीज बताइए कि इसमें से कौन विलय है कौन अविलय है पानी के साथ। नमक विलय है, बालू क्या है, नमक विलय है और बालू क्या है, अविलय है। यह कभी नहीं विलय, अब विलय कहते हैं, कभी नहीं मिलेगा यह पानी के साथ, तो यह विलय नहीं है। अब हम क्या करते हैं, हम जो है एक और टब लेते हैं, एक और यहां पे टब लेते हैं और इसमें भी हम पानी भर देते हैं। अब फिर उसी में सेम चीज करते हैं, लेकिन इस पर हम क्या करते हैं, हीट देते हैं। हीट नहीं देते हैं, यह देते हैं हीट, हीट, हीट ना हीट। जब हम इसको टेम्परेचर देते हैं तो हमको एक चीज बताइए, जब यह पानी में, देखो एक चीज यहां पर समझो पहले, जो ही इसमें नमक मिला तो नमक तो इसमें हमको पता नहीं चलेगा भाई, इसको हम क्या, बालू इसमें रखेंगे तो बालू तली में बैठ जाएगा नहीं बैठ जाएगा, बैठ जाएगा। बोलना भाई, अरे इस मान लो यह बीकर में हम नमक और बालू को मिलाएंगे तो नमक तो पानी में विलय हो जाएगा, लेकिन बलुआ उसके तली में बैठ जाएगा कि बालुओं में विलय हो जाएगा। आवाजें बंद है। तो देखो, बालू जब विलय नहीं होगा तो बालू का सांद्रण तो हम अलग यही कर लिए कि बालू अलग हो गया, लेकिन नमक तो अलग नहीं हुआ। तो नमक को अलग करने के लिए यहां पर अगर हम हीट देंगे तो हमको नमक प्राप्त हो जाएगा और पानी इसमें जस का तत्व रहेगा और नमक हमको अलग से प्राप्त हो जाएगा। तो इसी को हम निच्छालन विधि कहते हैं। तो इसमें भी वही चीज है। देखो इस फिगर में देखो कि यहां पे क्या कह रहा है कि कण जल में घुल जाते हैं, जल में जो विलय धातु है वह जल में घुल जाते हैं, और जो अशुद्धि जल में नहीं घुलते हैं, फिर बाद में उसे जल को छानकर गर्म करने से अयस्क प्राप्त होता है। बात समझ में आया कि छान लेंगे, यहां से हम क्या करते हैं, इसको हम पानी को छान लेंगे
और हम क्या करेंगे, पानी को छानने के बाद जो हमको क्या हो जाएगा, नमक प्राप्त हो जाएगा। तो उसी प्रकार इसको हम निक्षालन विधि करते हैं। देखो यह चिमनी के थ्रू जो है उसका वाष्प बनकर क्यों, देखो यहाँ पर समझेगा क्यों होगा, क्यों हम देंगे तो पानी जो है, देखो जो ही इसको हम हीट देंगे तो पानी वाष्प बनकर ऊपर उड़ जाएगा, वेपराइज होकर ऊपर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और हमको नमक प्राप्त हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं निक्षालन विधि। बात समझ में आया? यस सर। अब है भर्जन। अब वही भर्जन जिसे हम आपसे पूछे थे, वही भर्जन की बात आ गई। तो अभी समझो अयस्क के जो प्रकार को, अयस्कों के सांद्रण के प्रकार को समझ गए। 8 प्रकार था इसका, समझे? बोलिए यस और नो। यस सर। अब देखिए भर्जन या क्षारण क्या है। जो सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड अयस्क में बदल जाता है और वाष्पशील अशुद्धियां बाहर हो जाती है। इस क्रिया को ही भर्जन कहते हैं। भर्जन को ही जारण भी कहते हैं। भर्जन को ही क्या कहते हैं? जारण कहते हैं। क्या कह रहा है कि सल्फाइड अयस्क को, देखो सल्फाइड अयस्क में क्या मिला होता है, सल्फर मिला होता है, और जब उसको वायु की उपस्थिति में, तो ऑक्सीजन उसको दिए, तो गर्म करने से, यहां पर हीट दिए, गर्म करने से यह ऑक्साइड अयस्क में बदल जाता है, J मिलता है, और वाष्पशील अशुद्धियां जो होता है SO2 वह बाहर निकल जाती है। बात समझ में आ रहा है? यस सर। यह बाहर निकल जा रहा है। फिर PbS है, सल्फाइड अयस्क है, मतलब सल्फर है, इसमें सल्फर को बाहर निकालते हैं, और फिर इसको वायु की उपस्थिति में, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में हीट देंगे, तो यह एक PbO बनाएगा, और अशुद्धियां के रूप में SO2 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इस तरह से जो है हम चीजों को। अब है निस्तापन। निस्तापन किसे कहते हैं? निस्तापन को समझने के लिए हम पर क्या है कि कार्बोनेट अयस्क को, उसमें सल्फाइड अयस्क था, देखो भर्जन में सल्फाइड अयस्क था और यहां पे कार्बोनेट अयस्क था। सीमित वायु की उपस्थिति में, देखो सीमित वायु इट मीन्स जहां पे वायु ना हो, सीधा समझो, नगण्य हो, वायु की अनुपस्थिति में। किसमें? वायु की अनुपस्थिति में अधिक ताप, मतलब हीट पर गर्म करने से ऑक्साइड अयस्क की प्राप्ति होती है, और इसमें वाष्पशील अशुद्धियां बाहर हो जाती है। जैसे जिंक सल्फाइड है, यहाँ जिंक सल्फाइड के रूप में कार्बोनेट अयस्क कौन हो, CO3 है, और इसको जब हम हीट देंगे, गर्म करेंगे, अधिक ताप देंगे, खूब टेम्परेचर देंगे, तो अशुद्धियां के रूप में CO2 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। कैल्शियम कार्बोनाइड को तो इसमें भी हीट देंगे, और ऑक्साइड के कार्बोनेट के रूप में CO3 को हम बाहर निकाल देंगे, और जब अधिक उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करेंगे, तो वह कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, CO2 को क्या कर देगा, बाहर फेंक देगा, अशुद्धियां को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। तो इसी को हम कहते हैं निस्तापन। भर्जन और निस्तापन समझ में आ गया। भर्जन में सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप और गर्म करने से ऑक्साइड की प्राप्ति करते हैं, और वह अशुद्धियां बाहर हो जाती है। निस्तापन में हमने क्या देखा कि कार्बोनेट अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने से ऑक्साइड अयस्क की प्राप्ति होती है, और उसमें वाष्पशील अशुद्धियां बाहर हो जाती है। अब आपको एग्जाम में यह क्वेश्चन कह देगा कि भर्जन और निस्तापन में अंतर बताइए। आपको देखो एक परिभाषा लिख देंगे, उधर के 2 एग्जाम्पल, इधर के 2 एग्जाम्पल लिख देंगे, हो जाएगा हमारा अंतर। अब कह रहा है कि निस्तापन और भर्जन दोनों क्रिया एक ही भट्टी में की जाती है, जिसे परावर्तनी भट्टी कहते हैं। इन दोनों प्रक्रिया में
धातु अपने ऑक्साइड के रूप में बदल जाती है। धातु किस रूप में बदल रहा है? ऑक्साइड के रूप में बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? तो यही बात यह कह रहा है। अब कह रहा है भर्जन और निस्थापन में अंतर। तो यह अंतर को मंत्र ले लीजिए। अयस्क भर्जन है, भर्जन और निस्थापन में अंतर क्या है? तो भर्जन में वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है और निस्थापन को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। यह सल्फाइड अयस्क के लिए प्रयोग किया जाता है और यह ऑक्साइड अयस्क के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका एग्जांपल एक दे दो। इसमें अयस्क ऑक्सीकृत हो जाते हैं और इसमें अयस्क निर्जलीकृत हो जाते हैं। इसमें CO2 और इसमें SO2। आ रहा है बात समझ में? बोलो बोलो रे। बोलो ना। अब जो है धातु के ऑक्साइड से धातु की प्राप्ति। अब हम पढ़ेंगे धातु के जो ऑक्साइड है उससे धातु की प्राप्ति कैसे करते हैं। तो पहला है उष्मा द्वारा अपकरण। अपकरण की मतलब होता है अलगाव, अलग करना। अपकरण होता है अलग करना। देखो क्वेश्चन है कि मरकरी धातु की प्राप्ति कैसे की जाती है। देखो मरकरी धातु को प्राप्ति के लिए हम सिनेवार अयस्क की, देखो यहां पे ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर समझेंगे तो ये क्वेश्चन यहीं से निकल गया कि मरकरी धातु की प्राप्ति किस अयस्क से होती है। बोलो बोलो ना। कि किस अयस्क से होती है? तो वह है सिनेवार अयस्क से। इन्हें सिर्फ गर्म करने पर ही मरकरी धातु प्राप्त हो जाती है। कहने का सेंस है पारा को, देखो पारा है, यह पारा है। क्या है? थर्मामीटर में क्या लगा होता है? थर्मामीटर में क्या लगा होता है? मरकरी। उससे तरीका देर में तू सब कहाँ भाग जाती है? खाना पीना इसी में खा लेती है। नहीं तो फिर काहे नहीं बोल रही थी? बोले तो है मरकरी। और उससे पहले अजीब विडंबना है तुम लोग। अरे क्लास कम से कम अच्छे से करो। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। यह क्वेश्चन ऐसे करेगा भर्जन और निस्थापन में अंतर बताइए 4 नंबर में। इसलिए इस थोड़ा अच्छे से देखो। यह क्वेश्चन 100% आएगा कि मरकरी धातु किससे प्राप्त की जाती है? तो सिनेवार अयस्क से प्राप्त की जाती है। इसको सिर्फ गर्म करने पर मरकरी धातु की प्राप्ति होती। जैसे यहां पर देखो HgS है और उसको हम ऑक्सीजन मतलब कि वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे और यहां पर क्या करेंगे? गर्म करेंगे। गर्म करेंगे यहां पर बनाएगा। क्या बनाएगा? HgS को हम गर्म करेंगे तो वह HgO बनाएगा और प्लस SO2 बनाएगा। और फिर HgO को, जो HgO हमको गैस के रूप में प्राप्त हुआ, मरकरी धातु प्राप्त हुआ, HgO प्राप्त हुआ, उसको फिर हम गर्म करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा? मरकरी के रूप में Hg प्राप्त हो जाएगा और O2 प्राप्त हो जाएगा, ऑक्सीजन प्राप्त हो जाएगा। और एक चीज हमको बता देते हैं, यह पारा जो है, पारा को आप हाथों से नहीं छू सकते हैं। इसको हाथ पर आप रखिएगा तो यह हाथ पर स्थिर नहीं रह सकता है, इसलिए पारा को हाथ से नहीं छू सकते हैं। जो मरकरी है उसको आप हाथ से नहीं छू सकते हैं। तो इस टाइप से आप चीजों को समझ लें। अब पारा की तांबा धातु की प्राप्ति किससे होती है? तो तांबा धातु की प्राप्ति कॉपर ग्लास से हो जाती है। कॉपर ग्लास से की जाती है और इन्हें भी
और इन्हें भी सिर्फ गर्म करने से ही तांबा धातु की प्राप्ति हो जाती है। अब देखो कॉपर ग्लास से तांबा धातु की प्राप्ति कॉपर ग्लास से की जाती है। देखो कॉपर ग्लास Cu2s को वायु की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम गर्म करेंगे तो कॉपर ग्लास प्राप्त होगा, कॉपर Cu2O प्राप्त होगा, और फिर Cu2O को हम Cu2s के साथ अब क्रिया कराएंगे और गर्म करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा तांबा। बात समझ में आया? बोलिए। उसके बाद है कार्बन द्वारा, अभी तक तो हम समझे हैं कि उष्मा द्वारा अपकरण, अब हम कार्बन द्वारा अपकरण को पढ़ेंगे। अपकरण मीन्स क्या कर रहे हैं? अलग होना। तो जिंक ऑक्साइड को जब कार्बन के साथ मिलाकर गर्म करते हैं तो जिंक धातु की प्राप्ति हो जाती है। जैसे ZnO है, तो कार्बन है, कार्बन मीन्स क्या होता है? लकड़ी का कोयला। इस कार्बन के साथ हम मिलाकर गर्म करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होती है? जिंक धातु प्राप्त हो जाती है, और CO के रूप में क्या प्राप्त हो जाता है? अशुद्धियां प्राप्त हो जाता है। तो जिंक धातु की प्राप्ति कैसे की जाती है? तो जिंक ऑक्साइड को जब हम कार्बन के साथ गर्म करते हैं तो जिंक धातु की प्राप्ति होती है। फीडबैक दीजिए, क्लास कैसा लगा? क्लास कैसा लगा बताइए।